बताएंगे थोड़ा सा ये जो हमने स्लाइड पहले की डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली है क्या, प्रोसेस क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है उससे उसको टेम्पलेट यूज़ करते हुए उससे डॉटर स्ट्रैंड बनते हैं और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है और इसमें हाई फाइडेलिटी होती है और इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और उससे फिर वो ओपन अप होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है और फिर उस स्ट्रैंड को पेरेंट स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हुए उससे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं. Okay, Safia, thank you. So as we all know that DNA replication is actually process in which daughter DNA is being synthesized while using the parental DNA as a template, right? So रेप्लिकेट करने का जो मतलब है वो ये है कि जिस तरह कोई ऑटोमेटिकली एक चीज़ प्रेजेंट है उसी की तरह की एक कॉपी और जो है वो प्रोड्यूस की जाए, ठीक है. So this process actually involves the transfer of genetic information to the next generation with high fidelity. Fidelity means the transfer of information is very faithful, ठीक है, it's without any error or mutation. We all know that this replication process generates 2 copies of daughter DNA, right? And then these copies of genome are transferred to the next generation, next 2 cells. All right, so if you just simply look at the formula, how the daughter DNA strand is synthesized, so we can actually show it with the help of formula, in which you can write DNMP in brackets, and this N denotes the number of nucleotides, right? So हमें पता है कि जो individual होते हैं न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, उनमें से 2 फॉस्फेट्स रिमूव होते हैं और ये जो आखिरी एक बचता है वो डीएनए का पार्ट बनता है, ठीक है. तो वो इंडिविजुअल जो आपके पास मोनोफॉस्फेट्स हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स, वो एडिशनल जब डीएनटीपी ऐड होता है तो वो उसके अंदर आपके पास स्टेप वाइज उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो डीएनएमपी ब्रैकेट क्लोज n प्लस डीएनटीपी एडिशनल जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होता है वो सबस्ट्रेट है. और उसके बाद आपके पास रिजल्ट क्या होता है, इलोंगेटेड डीएनए. आफ्टर एवरी एडिशन ऑफ डीएनटीपी यू गेट +1, ठीक है. आपका डीएनएमपी जो है वो n+1 हो जाता है. और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसको आप पीपीआई भी लिखते हैं वो दोनों रिलीज होते हैं. So basically the replication process is nature of DNA replication and it is a series of 3' to 5' phosphodiester bond formation and that is catalyzed by a group of enzymes. तो अगर आप केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो केमिकल फॉर्मुलेशन इसकी आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है. ये क्लियर हो गया? मुजाहिदा आप शायद पूछ रही थी कि इस फॉर्मूले का नहीं था समझ आ रहा. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, अभी क्लियर है. ठीक है, हम इसको आगे भी डिटेल में ना पढ़ेंगे मैम, मैकेनिज्म जब देखेंगे. जी जी बोले ये साया. मैम यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन 3' to 5' होती है, बट मैम लीडिंग स्ट्रैंड की 5' to 3' नहीं होती. जब 3' पे जो है वो OH की जगह पे फॉस्फेट DNTP अटैच होते रहते हैं और पायरोफॉस्फेट निकलता रहता है. हाँ ये साया, इसमें जो आप ये स्टेटमेंट पढ़ो ना, अगर रेप्लिकेशन की जो इसमें बताया, नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सीरीज ऑफ 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पे ओवरऑल रेप्लिकेशन की डायरेक्शन नहीं शो की, ये बताया जा रहा है कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ना वो किस किस के बीच में बनता है, ठीक है. तो जो 3' अटैक होता है प्राइमर का, जो 3' OH ग्रुप होता है उसका अटैक हो जाता है 5' जो आपके पास इनकमिंग एनटीपी है ना उसके साथ. तो इस वजह से वो 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की रेफरेंस से बताया, ठीक है. ओवरऑल रेप्लिकेशन की डायरेक्शन तो 5:3 ही है, ठीक है ना. यस मैम, ठीक हो गया. ओके, सो अगर आप नेक्स्ट फिगर में देखते हैं स्लाइड 4 जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में, अगर आप देखिए टॉप वाला जो शो किया हुआ है इन्होंने, वहाँ पे टेम्पलेट डीएनए ब्लैक में शो हो रहा है, ठीक है. और उसकी अपनी जो डायरेक्शन है वो 3' to 5' डायरेक्शन है, ठीक है. और जो रेप्लिकेटेड डीएनए है जिसने के सिंथेसाइज होना है, ठीक है, वो 5' to 3' डायरेक्शन में उसकी रन हो रही है ओवरऑल.
और उसमें अगर आप देखते हैं कि इनकमिंग जो रेड में शो किया हुआ इनकमिंग DNTP, ठीक है, B4 जो ऐड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे OH जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग B3 का, दैट इज अटैकिंग द वन ऑफ द फॉस्फेट्स ऑफ द इनकमिंग DNTP, ठीक है। और इस तरह जब उसको अटैक करता है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और जो PPI है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंड DNA polymerase is the major enzyme that is performing this function. Okay. Okay, so the DNA replication system actually consists of different components. First thing is the template. We need a template DNA, right? And that is the double-stranded DNA. And substrate, which are DNTPs, and then we need primer. Primer is actually short RNA fragment with the free 3' OH end. And enzymes, which are DNA-dependent polymerases, then many other enzymes and protein factors, which we will be actually discussing one by one. So there are few features or characteristics of a replication process, okay? First thing is the semi-conservative replication. Semi-conservative replication, if you just look at this figure that is on the page, slide 7, then you can easily understand, if you just try to compare what is meant by semi-conservative, what is meant by conservative or random dispersive. So there could be different possibilities of replication, but actually in nature we see the semi-conservative mode, right? We cannot find this conservative or random dispersive, because if it was like this, conservative or random dispersive, what could have been the consequences? Can anybody tell me? If the replication was conservative or random dispersive, then what would have been the consequences? मैम अगर कंजर्वेटिव होगी तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो ट्रांसफर नहीं होगा ना न्यू जनरेशन में। कौन बोल रहा है? तुबा को? मैम फातिमा। अच्छा, फातिमा इफ्तिखार। हाँ, रिपीट करें फातिमा। मैम अगर कंजर्वेटिव होगा तो फिर जो पेरेंटल जीनोम है वो फिर डॉटर स्ट्रैंड्स में वो ट्रांसफर नहीं होगी ना। बिल्कुल, हाँ ठीक कह रही। और उसके अलावा और मैम अगर डिस्पर्सिव होगी तो वो फिर जीनोम जो है वो इवनली डिवाइड नहीं होगी डॉटर स्ट्रैंड्स में। बिल्कुल ठीक है। अब अगर कंजर्वेटिव होगा तो जी अगर कंजर्वेटिव होगा तो बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट हो जाएगा, लाइक बहुत सी जीन्स आगे पास आउट ही नहीं होंगी और उसकी वजह से अदर जेनेटिक मटेरियल तो इसी में हो जाएगा, डिसअपीयर ही हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो मतलब जो कंटिन्यूटी है ना वो नहीं हो सकेगी। ठीक कह रही हैं आप। और अच्छा मैम मुझे समझ नहीं आया किस तरह से, क्योंकि मुझे लगता है पास तो होना चाहिए पर वो एज इन मतलब कि पेरेंटल कॉपी नहीं बन रही, वो हम कैसे इसमें ये होगा कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं जा सकेगी ना, क्योंकि आप देखें कि आप सबको ये पता है कि जो हमारा DNA है, ठीक है, दैट हैज अ कोडिंग पोटेंशियल। ठीक हो गया। अब वो जो कोड कर रहा है सारा कुछ, वो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी जिसकी बेसिस पे हमारे जो सेलुलर फंक्शंस हैं ना वो सारी परफॉर्म हो रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि और फिर जो स्पीशी आइडेंटिफिकेशन है उसमें आपका जो जीनोम का कंटेंट है, जो उसका सीक्वेंस है, दैट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर वो उसी तरह से जिस तरह वो पेरेंटल DNA के स्ट्रैंड में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसी फॉर्म में ही ट्रांसफर नहीं होता तो फिर जो है ना वो सारे फीचर्स और वो सारे कोडिंग पोटेंशियल जो है ना वो ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बीच में इश्यूज आ सकते हैं, म्यूटेशंस तो डेफिनेटली बहुत सारी आ सकती हैं। ठीक है ना। सो इसकी जो नेचर है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, लाइक हाफ ऑफ द पेरेंटल DNA मॉलिक्यूल इज कंजर्व्ड इन ईच न्यू डबल हेलिक्स। ठीक है, हाफ जो है वो ओल्ड वाला है, पेरेंटल रहता है, और न्यू जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हाफ DNA स्ट्रैंड पेरेंटल साइड का आता है और हाफ जो है वो न्यू वन जो है वो होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है।
ठीक है। तो अब इसमें ये होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जो श्योरिटी है ना कि वो फेथफुली ट्रांसफर हो नेक्स्ट जनरेशन को, वो सिर्फ और सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में ही हो सकती है, ठीक है। और फिर हाई फाइडेलिटी, क्योंकि अब आप खुद सोचें कि हर दफ़ा जब डीएनए पॉलीमरेज ने ये देखना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड में कौन सा आपके पास है न्यूक्लियोटाइड है, और जो इनकमिंग है न्यूली सिंथेसाइज्ड जो होगा डॉटर स्ट्रैंड, उसमें कौन सा होना चाहिए, तो उसके लिए अगर टेम्पलेट वाला जो है पेरेंटल स्ट्रैंड वो ठीक होगा, करेक्ट होगा, तो वही वो उसको देख सकेगा ना, ठीक है। तो इस वजह से सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है दैट इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन टू कंटिन्यू द लाइफ, ठीक है। मैम अच्छा, ये कंजर्वेटिव और डिस्पर्स पॉसिबल है नेचर में? नहीं होती। फिर ये सिर्फ मैम इसको आपको प्रपोज करने का फायदा क्या था? नहीं, प्रपोज करने का नहीं है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए है कि आपको ये एग्जैक्टली पता चल सके कि सेमी कंजर्वेटिव जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो और उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, कंजर्वेटिव क्या होती है, फिर रैंडम डिस्पर्सिव क्या हो सकती है, अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इस मैम वजह से रैंडम आप डिस्पर्सिव क्या है, इसमें किस तरह से होता है? रैंडम डिस्पर्सिव में आप देखें ना, अगर फिगर को देखते हैं कि कुछ पार्ट जो एक स्ट्रैंड का है वो दूसरे स्ट्रैंड के साथ मिक्स हो रहा है, कुछ एक ही स्ट्रैंड में आपके पास कुछ पार्ट न्यू जो है वो है, कुछ पार्ट पुराना है, ये इसका मतलब है, ठीक है। ठीक है, ठीक। लेकिन ये नेचर में इस तरह नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप आरएनए किसी की बात करते हैं ना, जो वायरसेस के जो जीनोम है, जो आरएनए खास तौर पे हैं, उनके बीच में इस किस्म के चेंजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जीनोम जो है वो म्यूटेट भी कर जाते हैं, और उनमें बड़ी बड़ी ट्रांसलोकेशंस और वेरिएशंस जो है वो आ सकती हैं फिर, ठीक है। और चूंकि वो डबल स्टैंडर्ड नहीं होते ना, तो इस वजह से वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ पे ये हो सकती है वायरसेस के केस में। Okay, the second feature of replication process is the bidirectional replication, right? Let me ask you. अनम मुजाहिद आप हैं? सोफिया आरिफ? तैयबा आसिफ आप हैं? यस मैम। अच्छा तैयबा, आप ये बताएं कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या बनता है? मैम बाय डायरेक्शनल का मतलब ये होगा ना कि रेप्लिकेशन किसी एक साइड पे नहीं हो रही, वो दोनों साइड पे अनवाइंड हो सकती हैं और दोनों साइड पे वो रेप्लिकेशन प्रोसीड कर सकती है। जैसे मैम यहाँ लिखा हुआ है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है अनवाइंडिंग से, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जब फर्स्ट ऑफ ऑल अनवाइंड किया जाता है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं जिसको ओरिजिन कहा जाता है, और इसमें सेंसेस होती है हर स्ट्रैंड की। और हाँ मैम, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तैयबा ने सही बताया बिल्कुल। बाई डायरेक्शनल मीन्स के जब रेप्लिकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दैट वी कॉल एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। वो दोनों डायरेक्शंस में जो रेप्लिकेशन फोर्क्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो एक्चुअली रेप्लिकेशन फोर्क्स बनते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक हो गया। अगर आप फिगर देखते हैं जो स्लाइड 9 पर है, तो आपको उसमें आइडिया एक इंडिविजुअल रेप्लिकेशन फोर्क बना हुआ दिखाया हुआ है राइट साइड पे, जिसमें डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन शो की हुई है। तो इसी तरह जो अपर बाई डायरेक्शनल शो हो रहा है ना, उसमें आप दो एरोज देख रहे हैं, ठीक है, जो एक राइट साइड पे मूव कर रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो इसी तरह से आपके पास जो बिलो जो फिगर है जिसमें यूनि डायरेक्शनल शो किया हुआ है, उसमें सिंपल ये शो किया हुआ है कि अगर एक ही डायरेक्शन में होती तो क्या होता, ठीक है। तो वो यूनि डायरेक्शनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल ही है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, और फिर जो रेप्लिकेशन फोर्क्स हैं वो दोनों साइड पे मूव करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। अब आप अगर रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स में देखते हैं तो फिगर्स जो है यहाँ पे शो हुई भी हैं, और रेप्लिकेशन प्रोसेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन and it proceeds in two opposite directions.
एंड इट इज नेम्ड एज थीटा, ठीक है, क्योंकि जब वो प्रोसेस हो रहा होता है तो थीटा शेप का जो उसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं ओवरऑल वो आपको नजर आ सकते हैं, जो प्लाज्मिड्स जैसे रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब पूरा आपके पास डबल बन जाता है, जीनोम हो जाता है डबल, तो फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से पे स्लाइड 11 पर जो शो किया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आप अगर देखते हैं इसका जीनोम सर्कुलर में शो किया हुआ है, ओरीसी रेड कलर का रीजन शो किया हुआ है, ओरीसी इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और टर जो है वो सीक्वेंस है जो कि टर्मिनेशन शो करता है, यानी ओरीसी से स्टार्ट होगी रेप्लिकेशन, दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी अंटिल द रेप्लिकेशन मशीनरी विल रीच एट द टर सीक्वेंस पे रीच करेगी, वहां पे फिर ये सेपरेट हो जाएगी और आपके पास जीनोम जो है वो डबल होगा। अच्छा, two scenarios are given in this figure. One is for slow growth and the other one is the fast growth. Slow growth में अगर आप देखते हैं तो ग्रीन कलर के जो वो रेप्लिसोम्स हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन मशीनरी शो हुई हुई है। अच्छा, स्लो ग्रोथ में ये कि जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और स्पीड जो है वो ओवरऑल स्लो है, तो क्या होगा कि एक ही सेल के अंदर आपके पास सिर्फ 2 रेप्लिकेशन फोर्क्स जो है बनेंगे और वो मूव करेंगे। लेकिन अगर आपके पास आपने बैक्टीरिया को जो है कोई पार्टी शार्टी दी हुई है, कोई न्यूट्रिएंट्स रिच मीडिया है जिससे वो ग्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक सिंगल सेल के अंदर मल्टीपल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप फास्ट ग्रोथ वाले उसमें देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ऊपर भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है और फिर उसके बाद नीचे भी दोबारा भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसी तरह से इसको आप कहते हैं कि जो रेप्लिकेशन के राउंड्स कितने हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हो सकते हैं। सो अंडर वेरी सूटेबल एंड फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच कंडीशंस, बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं और जब उनके जीनोम जो है वो 4 या 8 हो जाते हैं तो फिर वो डिवाइड, फिर साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो डिवाइड होता है और फिर वो इस तरह से उनके 2, 4, 8 सेल जितने बनने होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। सो ये 2 सिचुएशंस के अंदर बैक्टीरिया के केस में ये शो किया हुआ है, बट दिस नेवर हैपेंस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ये सिर्फ आपके पास हो सकता है जब कैंसरस कंडीशंस हो जाए और कैंसर भी इतना एग्रेसिव मोड में हो, तो वहां पर ये चांस हो सकता है, बट स्टिल यूकैरियोट्स के अंदर नेचर ने ऐसा मैकेनिज्म सेट किया हुआ है जिससे कि आपका जो एक सिंगल सेल है वो एक ही दफा रेप्लिकेट होता है, ठीक है। हाँ, उसके रेट ऑफ रेप्लिकेशन इंक्रीज कर जाता है कैंसर के केस में, ठीक है, या वो अनकंट्रोल हो जाता है। So, what is the situation of replication in eukaryotes? Chromosomes of eukaryotes have multiple origins. ठीक है, we all know that eukaryotic chromosomes are quite large in number, genomes are very large, ठीक है। तो अब इतने बड़े जीनोम्स को रेप्लिकेट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम फैक्टर जो है वो हो। अगर एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखा जाता एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर, तो फिर आप सोच लें कि कितना टाइम लग जाता ओवरऑल पूरे जीनोम को रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। सो फॉर यूकैरियोट्स वी आर हैविंग मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन and the space between two adjacent origins is called the replicon, ठीक है, जो कि एक रेप्लिकेशन का फंक्शनल यूनिट है। आप अगर इस फिगर में देखते हैं जो कि स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड 13 के ऊपर है, यू कैन सी कि टॉप जो शो किया हुआ है डीएनए, वहाँ पे ये शो किया कि आपके पास एक एरो शो कर रहा है जो कि रेप्लिकेशन बबल को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो लोअर वाला शो है उसके अंदर शो हो रहे हैं 2 आपके पास रेप्लिकेशन बबल्स, ठीक है। और वो दोनों जो रेप्लिकेशन बबल्स हैं वो आखिर में क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन से जब रेप्लिकेशन करते करते मीट करते हैं तो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास फिर डबल जो है वो जीनोम हो जाता है। आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ रेप्लिकेशन बबल्स एक्चुअली आर स्टार्टेड ऑन एवरी क्रोमोसोम, और इस तरह से जो यूकैरियोट्स हैं उनके जीनोम जो है ना वो रेप्लिकेट होते हैं। Okay, then another feature of replication is the semi-continuous replication, ठीक है, semi-continuous। ये मुझे कौन बताएगा जनाब? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, ये जो फास्ट रेप्लिकेशन है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के केस में होती है? नहीं, असल में यूकैरियोट्स के अंदर तो इस तरह नहीं होता ना कि एक ही सेल के अंदर अभी रेप्लिकेशन खत्म नहीं हुई एक राउंड तो दूसरा भी शुरू हो जाए, इस तरह नहीं होता यूकैरियोट्स में, ठीक है। ये फीचर सिर्फ प्रोकैरियोट्स का है। ओके, थैंक यू जी। अच्छा जुबिया, आप ही मुझे जरा बताएं कि सेमी कंटिन्यूअस जो हम बात कर रहे हैं ना रेप्लिकेशन की, इसका क्या मतलब हो सकता है?
आपने पढ़ा था लेक्चर? नहीं मैम। नहीं पढ़ा? क्यों? मैम भूल गई थी। भूल गई थी? वेरी गुड। अभी तो रमजान आ रहा है, आप पहले ही भूल रहे हैं। अच्छा, मैं पढ़ा बताऊं? कौन है आप? अरूज। आपको अरूज? मैं भी बता सकती हूँ। हाँ हाँ, चलिए पहले अरूज ने कहा, तो जी अरूज, पूरा नाम क्या आपका? मैम अरूज अनवर। अच्छा जी अरूज, बताएं। डीएनए स्टैंड में जहाँ पे रेप्लिकेशन होती है वहाँ पे जो दो स्टैंड पेरेंट स्टैंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। तो हम जो रेप्लिकेशन हमारी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, यानी एक स्टैंड पे हमारी कंटिन्यूस होगी और दूसरी स्टैंड पे भी उसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन वो छोटे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होगी, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डायरेक्शन में होंगे। इस वजह से उन्होंने सेमी कंटिन्यूस कहा है कि जी हाफ कंटिन्यूस है और दूसरी वाली जो है वो मतलब इतनी कंटिन्यूस नहीं है उस तरह से, ठीक लेकिन है, डायरेक्शन एक ही है दोनों की। ठीक है जी, ठीक है। तुबा आप भी बताना चाह रही हैं, कुछ और ऐड करेंगे इसमें? यस मैम, सेमी कंजर्वेटिव में ये होता है कि एक आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड और एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, जो कि अभी रूप ने बताया था आई गेस कि उसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं बट डायरेक्शन सेम होती है, ऑपोजिट। और जो हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूस होता है, उसके अंदर कोई ब्रेक्स नहीं होते, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसके अंदर हमें डीएनए लाइगेज चाहिए होता है ताकि वो एक तो प्राइमर्स को हटा सके पॉलीमरेज, और उसके बाद लाइगेज जो है उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए उसको दोबारा जोड़ सके। तो ये रेप्लिकेशन होती है लेकिन वो पूरी डिवाइड हुई हुई होती है एक लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड के दरमियान, तो इसलिए हम इससे कहते हैं सेमी कंटिन्यूस रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब ठीक है, हमारे पास जैसे कि उसने बताया कि आपके पास जो डीएनए का एक टेम्पलेट है वो रन होता है 5 to 3 डायरेक्शन में, और जो दूसरा वाला है वो 3 to 5 डायरेक्शन में मूव होता है। ठीक हो गया? अब ये होता है कि चूंकि जो रेप्लिकेशन मशीनरी है और जो सब एंजाइम्स हैं, उन्होंने सिंथेसिस जो है वो एक ही डायरेक्शन में करनी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करनी है। तो एक जो स्ट्रैंड है हमारा, वो उसके ऊपर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम कहते हैं वो कंटिन्यूस है, जो सेकंड वाला होता है वो डिसकंटिन्यूस या सेमी कंटिन्यूस होता है वो। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है, वो एक्चुअली ऑन द टेम्पलेट हैविंग द 3 प्राइम एंड, द डॉटर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली इन द 5 to 3 डायरेक्शन, एंड दिस स्ट्रैंड इज रेफर्ड टू एज द लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है? अच्छा, जो आपके पास सेकेंड वाला स्ट्रैंड होता है, अगर आप फिगर देखते हैं ना जो स्लाइड 16 पर है जिसपे सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन शो हो रही है, वहां पे देखें तो ग्रीन एंड ब्लैक दो डीएनए के टेम्पलेट शो किए हुए, ठीक है, और जो 3 प्राइम एंड वाला टेम्पलेट है, ठीक है, वो लीडिंग है, उस पर आपके पास एक दफ़ा में ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, तो वो कंटिन्यूसली होता ही चला जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर आप लोअर स्ट्रैंड को देखते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो रेप्लिकेशन है वो पैचेस में हो रही है। ठीक है? और ये पैचेस में क्यों हो रही है, इसकी क्या रीज़न है, ये अभी आपको मैं बताऊंगी मे बी इस लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वाले में। ठीक है? तो आप उसमें चूंकि वो डिसकंटिन्यूस हो रही है, पैचेस में हो रही है, तो इसलिए वो उसको हम सेमी कंटिन्यूस कह रहे हैं। सो ओकाज़ाकी जी, मैम ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है मैम, इसमें तो डिफरेंट प्राइमर्स यूज होंगे, तो जी मैम ये जी सारे प्राइमर्स जो हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। जी जी, ऐसा ही होगा। अभी हम इसी प्रॉब्लम को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? थोड़ा सा होल्ड कर लें, अभी आगे जो हम पढ़ेंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और सो व्हाट दीज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर एक्चुअली। जी मैम, मैंने पूछा था इस केस में जो हमारे पास जो है रेप्लिकेशन फोर्क है वो एक ही बनेगा, ये सेमी कॉन्टिन्यूस जो हमारे पास हो रही है रेप्लिकेशन। जी जी, रेप्लिकेशन फोर्क तो एक होगा, लेकिन टेम्पलेट्स के ऊपर जो सिचुएशन है ना वो जरा चेंज होगी। ठीक है? अभी हम इसको देखते हैं। Oh, so many DNA fragments are synthesized sequentially on the DNA template strand having the 5 prime end. ठीक है? जो दूसरे वाला जिसे हम lagging strand कह रहे हैं. So these DNA fragments are called Okazaki fragments because Okazaki was the actually scientist who discovered these fragments on the gel electrophoresis. So they are actually 1000 to 2000 nucleotides long for prokaryotes and 150 to 200 nucleotides long for eukaryotes.
So the daughter strand consists of Okazaki fragments is called the lagging strand. ठीक है, यानी जो strand आपका जिसके ऊपर Okazaki fragments बनते हैं उसको उस strand को हम lagging strand कहते हैं. ठीक है, वो that lag behind actually when we compare it with the leading strand, इसीलिए उसको leading कहते हैं और ये lagging है. लेकिन ये है कि जो रेप्लिकेशन की टाइमिंग है, जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है, चूंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही रखने की कोशिश की जा रही होती है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाता है. लेकिन इन जनरल बिकॉज ऑफ दिस इशू वी से दैट रेप्लिकेशन इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ सेमी कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है. अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है एग्जैक्टली वो हम देखेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर का पार्ट बनता है. नाउ लेट्स सी व्हाट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे ये कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स के लिए और यूकैरियोट्स के लिए एंजाइम्स जो हैं आपको मिलेंगे, उनका डिफरेंट नोमेनक्लेचर भी होगा. आपको याद ये रखना चाहिए कि जो एंजाइम की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए बी, सी, डीएनए पोलीमरेज, जी, एसएसबी एंड डीएनए टोपोइसोमरेसेस. सो ऑल दीज आर डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स, राइट. फिर उनके मॉलिक्यूलर मैसेज शो किए, फिर उनके सब यूनिट्स शो किए कि इनके सब यूनिट्स कितने हैं, जो नंबर शो हो रहा है, फिर इनका फंक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल डीएनए ए प्रोटीन जो है इसका फंक्शन क्या है, इट रिकॉग्नाइजेस द ओरिजिन. अच्छा, कीप वन थिंग इन माइंड दैट बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ठीक है, और इसमें डिफरेंट जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं उनका अपना अपना जो है वो रोल है. ठीक है ना. तो जो डीएनए पोलीमरेज है उसी ने एक्चुअली पोलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो करना है, बट डीएनए पोलीमरेज इटसेल्फ डज नॉट नो where to start the replication process actually, right? So many other proteins are helping DNA polymerase to actually start the process, या फिर इसको उस पॉइंट पे लेके जाना कि यहाँ पे पोलीमराइजेशन का फर्स्ट जो पोलीमराइजेशन का रिएक्शन है वो होना है. ठीक है, उससे पहले के बहुत सारे और स्टेप्स आते हैं. सो जो ओरिजिन है, जो कि ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस हैं जीनोम पे जहाँ पे ओरिजिन ऑफ जहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होना है, वो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोटीन्स हैं वो स्पेसिफिक हैं. ठीक है, वी कॉल देम एज अ डीएनए ए प्रोटीन. उसके बाद फिर डीएनए ए प्रोटीन का काम सिर्फ है कि दैट विल बी एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. देन अदर प्रोटीन विल कम एंड दे विल ओपन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, अब जैसे हेलिकेज है, अब डीएनए बी प्रोटीन एक्चुअली हेलिकेज है जहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है. ठीक है, फिर डीएनए सी प्रोटीन है दैट एक्चुअली असिस्ट डीएनए बी प्रोटीन एंड इट्स बाइंडिंग. फिर डीएनए पोलीमरेज एक्चुअली इट एलोंगेट्स द डीएनए स्ट्रैंड, या पोलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो करेंगे. डीएनए जी प्रोटीन या प्राइमेज भी कह सकते हैं आप इसको, ये सिंथेसाइज करती है आरएनए प्राइमर. ठीक है. Remember one thing that this DNA replication process, it cannot start at its own, right? ये ऐसा de novo शुरू नहीं हो सकता. DNA का जो replication process है, इसको शुरू करने के लिए आपको पहले से pre-existing जो है ना 3' एंड चाहिए, 3' OH ग्रुप चाहिए जिसने कि अटैक करना होगा इनकमिंग DNTP पे. तो वो जो 3' OH ग्रुप है वो आरएनए प्राइमर जो है वो प्रोवाइड करेगा. ठीक है, आपको याद होगा कि आप लोग जो पीसीआर रन करते हैं लैब्स के अंदर, आप प्राइमर्स वहाँ भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो प्राइमर्स जो आपके आरएनए प्राइमर्स नहीं होते, वो आपके डीएनए प्राइमर्स होते हैं. बट इन नेचर जो सेलुलर रेप्लिकेशन का प्रोसेस है दैट नीड्स द आरएनए प्राइमर्स. ठीक है, वो डीएनए प्राइमर्स नहीं यूज होते यहाँ पे. सो द जो एंजाइम प्राइमर की सिंथेसिस कर रहा है वी कॉल इट एज अ डीएनए जी प्रोटीन या फिर प्राइमेज एंजाइम. उसके बाद आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आती हैं. ठीक है, आपको पता है कि जब डीएनए को ओपन करेंगे तो ओपन अप होने से वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा. ठीक है, पहले तो डबल स्ट्रैंडेड था. अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है दैट इज क्वाइट प्रोन टू न्यूक्लियसेस, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो उसको बाइंड कर जाती हैं सिंगल स्ट्रैंड्स के ऊपर, ताकि वो दोबारा डबल ना हो जाए और फिर जो रेप्लिकेशन की जो मशीनरी है वो उस पर फंक्शन जो है वो कर सके. ठीक है. सो उसके बाद आपके पास डीएनए टोपोआइसोमरेसेस जो है वो आते हैं, एंड यू ऑल नो कि उनका क्या फंक्शन होता है. ठीक है, दे रिलीज द सुपरकॉइल कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर शो किया हुआ है कि डीएनए पोलीमरेसेस जो प्रोकैरियोट्स कहते हैं वो कब से जो था वो उनका इनिशियली कब आइडेंटिफाई हुए, 58 में आइडेंटिफाई हुए, और उसके बाद फिर पोलीमरेज 2 एंड पोलीमरेज 3 जो थे लेटर ऑन डिफरेंट सेल लाइंस यूज करते हुए उन्होंने आइडेंटिफाई किए. ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज एंजाइम्स एक्चुअली प्रोसेस द
biological activities like 5' to 3' polymerization and exonuclease activity. ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि आगे क्या होती है. First look at this table. This table is actually just giving us a comparison of different types of polymerases which are there in the E. coli. Okay, so you can see on the top you can see the DNA polymerase 1, 2 and 3, and then on the left side you can see their structural gene, their subunits, their types of activity. ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस है, 5' to 3' है, या 3' to 5' है. उसके बाद पोलीमराइजेशन रेट, ठीक है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड, वो पोलीमरेज 1, 2 and 3 का कैसा है वो आपको गिवन है. फिर उनका प्रोसेसिव नेचर शो किया हुआ है. प्रोसेसिविटी जो है वो एक ऐसा फीचर है डीएनए पोलीमरेजेस का या इवन किसी भी एंजाइम का कि वो अपने सबस्ट्रेट के साथ उस वक्त तक वो बाइंड करता है जब तक वो एक सफिशिएंट अमाउंट के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड नहीं कर लेता. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो लास्ट पॉइंट है प्रोसेसिविटी जो है, ठीक है, उसमें जो पॉलीमरेज 3 है उसके सबसे ज्यादा प्रोसेसिव नेचर है. लाइक इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3, इट विल नॉट लीव इट्स टेम्पलेट अंटिल इट एड्स सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, लेकिन अगर आप पॉलीमरेज 2 को देखें तो देखें कि 1500 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद वो अपने सबस्ट्रेट से सेपरेट हो सकता है. लेकिन आप 1 को देखें, पॉलीमरेज 1, तो वो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके तो वो सबस्ट्रेट को रिलीज कर सकता है. ठीक है, अच्छा, बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, वो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है. ठीक है, वो तीनों एंजाइम के अंदर है. लेकिन अगर आप देखते हैं तो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो आपके पास सिर्फ पॉल 1 के अंदर है, जबकि 2 and 3 जो है उनमें ये एक्सोन्यूक्लियस से वो ये वाली एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद फिर पॉल 1 जिसमें ये दोनों एक्टिविटीज हैं उसका फर्दर स्ट्रक्चर शो किया हुआ है. जी मैम, अगर जैसे डीएनए पॉलीमरेज 2 में 500 न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज 2 डिसएसोसिएट होगा या डिटैच होगा. अगर इससे पहले अगर टर्न सीक्वेंसेस आ जाए, इससे पहले क्या आ जाए मैम, टर्मिनेशन हो जाए, टर्न सीक्वेंसेस आ जाए. एक्चुअली ये यहाँ पे इन्होंने इनका मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ है ना, यानी अगर आप देखें कि 1500 न्यूक्लियोटाइड वो करेगा. ठीक है, तो और फिर एक और चीज, क्वेश्चन आपका अच्छा है, आपने इसको जरा इमेजिन भी किया है, सोचा भी है, लेकिन एक और चीज है इम्पोर्टेंट, वो ये कि ये तीनों एंजाइम्स जो है ना ये किस किस स्टेज पे काम करते हैं उसको जरा अंडरस्टैंड करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, अभी आपके इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करें. डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, ठीक है, इसका चूंकि मेनली रिस्पॉन्सिबल है प्रूफ रीडिंग के लिए और गैप फिलिंग के लिए और रिपेयरिंग डीएनए डैमेज, यानी डीएनए डैमेज जब हो जाता है तो फिर वो रिपेयर का जो प्रोसेस करना होता है उसको भी ये हेल्पफुल उस टाइम पे होता है ये. ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी तो इसके पास जो प्रोटीन का, ठीक है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है. जो लार्ज फ्रेगमेंट है उसके अंदर आपके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और जो स्मॉल है उसके अंदर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. इसका मतलब है कि ये जो एंजाइम है ये फॉरवर्ड भी मूव करके तो जो मिस इनकॉर्पोरेटेड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स उनको रिलीज कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है. ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव करके, तो अगर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो गया तो ये उसको डिलीट कर सकता है. ठीक है, मैम ये पॉइंट रिपीट कीजिएगा. मैं कह रही हूँ कि इसके पास ये दोनों एक्टिविटीज है ना, यानी ये 5' to 3' भी मूव करेगा और अगर कोई मिस इनकॉर्पोरेटेड है आपके पास न्यूक्लियोटाइड तो ये उसको वहां से डिलीट कर देगा. और अगर 3' to 5' जो है ये उसमें भी मूव कर सकता है और फिर ये वहां से भी डिलीट कर सकता है. कोई मिस इनकॉर्पोरेटेड यानी कोई रॉन्ग बेस अगर अटैच हो गई है ना तो ये डिटेक्ट कर सकता है उसको, और जब डिटेक्ट कर लेगा तो फिर इसको डिलीट करेगा, वहां से रिमूव कर देगा ना. फिर आप देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है, ठीक है, ये टेम्पररीली फंक्शनल होता है जब डीएनए पॉलीमरेज 1 and 3 जो फंक्शनल नहीं होते. ये साया आपके सवाल का जवाब इधर आ रहा है. ठीक है, when DNA polymerase 1 and DNA polymerase 3 they are not functional, then DNA polymerase 2 can work actually. ठीक है, so it's still capable of doing synthesis on the damaged templates. जो damaged templates होते हैं genome के ऊपर किसी भी रीजन से, उनकी ये कर सकता है सिंथेसिस और ये DNA रिपेयर के अंदर इन्वॉल्व है. ठीक है,
So DNA polymerase 3, a heterodimer enzyme that is composed of 10 different subunits. It and has the highest polymerization activity. ठीक है, आप देखेंगे 10⁵ nucleotides per minute ये add कर देता है. The true enzyme that is responsible for the elongation phase of the replication is the DNA polymerase 3. ठीक है, अगर आप इस टेबल को दोबारा देखते हैं जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, तो फिर आप यहाँ पे दोबारा देख लें कि 3 जो है DNA polymerase 3 वो आपका elongation phase, जब एक तो इनिशिएशन फेज होती है रेप्लिकेशन की, जब वो पूरा एक स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, उसके बाद जब वो एक शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप देखें कि जीनोम जो इकोलाई का है इतना बड़ा है तो उसको पूरा रेप्लिकेट करना है, तो जो पोलीमरेज 3 है वो एक्शन में आता है, वो पूरे जीनोम को रेप्लिकेट कर रहा होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो इनको हमने ऐड किया ना कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगा तो वो अपने सबस्ट्रेट को तब रिलीज कर सकता है, ये आपका इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब उससे पहले रिलीज हो नहीं सकता. ये उनकी एक एबिलिटी है और ये शो करती है कि ये एंजाइम जो है ना रेप्लिकेशन के किस स्टेज के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, इनिशिएशन के लिए, इलॉन्गेशन के लिए, या फिर टर्मिनेशन के लिए. ठीक है, या फिर ये कि जब रिपेयर का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस वक्त कौन सा वाला जो है वो सूटेबल होगा. ओके मैम, ठीक. क्लियर हो गया? यस मैम. Okay, so let's see the structure of this DNA polymerase 3. This is actually a kind of heterodimer enzyme. Heterodimer means that it would be having two parts, but two parts are not actually equal. होमोडाइमर जब हम कहते हैं इसका मतलब है कि दोनों पार्ट्स हैं वो एक जैसे हैं. ठीक है, आपके बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो मल्टी डाइमर्स होते हैं. ठीक है, तो उसका मतलब है कि इनके पास बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं और वो रिपीट हो रही होती हैं, एक जैसे ही होती हैं. तो ये हेटेरोडाइमर है, इसका मतलब है इसका एक पार्ट जो है वो उसमें एडिशनल सब यूनिट्स हो सकती हैं और दूसरा जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा. सो अब देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अल्फा, ईटा, बीटा, थीटा और सिग्मा और पाई एंड साई नजर आ रहे हैं सब यूनिट्स ना. तो यहाँ पे अल्फा, ईटा एंड थीटा जो है ना वो मेन है, जिसमें आप देखते हैं तो अल्फा के अंदर आपके पास जो है वो 5' to 3' पोलीमराइजेशन एक्टिविटी शो कर रही है. ठीक है, पोलीमराइजेशन एक्टिविटी तो ऑफ कोर्स सबकी इसी तरह ही होगी ना 5 to 3. अब लेकिन एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसकी जो है वो 3' to 5' है. ठीक है, और ये रेप्लिकेशन की जो फाइडेलिटी है यानी फेथफुल होना कि जो अगर आपके पास टेम्पलेट डीएनए में टी है तो उसकी जगह आपने ए ही लगाना है, उसकी जो फाइडेलिटी है रेप्लिकेशन की उसके अंदर ये बहुत हेल्पफुल है. और जो थीटा है वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है, क्योंकि आप देखें तो वो सबसे लोएस्ट साइड पे शो हो रहा है. इसका मतलब है कि जो दो इसके डाइमर्स बन रहे हैं उनको आपस में जोड़ के रखना और उनको मेंटेन करना उसके स्ट्रक्चर को, वो उसका काम है. अच्छा, यहाँ पे अगर आप शो करते हैं तो आपके पास ये जो पूरा हैंड शो हो रहा है, पाम जो उसका ये शो हो रहा है कि ये एंजाइम है पूरा. ठीक है, और इसने कैप्चर किया हुआ है डीएनए को. और अगर आप देखते हैं रेड कलर का जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है डबल साइडेड में, वो प्राइमर है और उसके जो टेम्पलेट जो है वो ऊपर शो हो रहा है. ठीक है, तो आपका जो टेम्पलेट है जब वो ओपन होगा तो फिर उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इनकमिंग जो डीएनटीपी है वो प्राइमर के साथ अटैच हो जाएगा आके. ठीक है, ओके. अब ये फिगर जो स्लाइड 30 है इसके ऊपर जो फिगर शो हो रही है वही आपको जनरल एक मैकेनिज्म बताया कि डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या है, इनकमिंग डीएनटीपी कैसे आ रही है, फिर जो डीएनए पॉलीमरेज का कोर पार्ट है वो कैसे उसने कैप्चर किया है डीएनए को, फिर जो बीटा सब यूनिट है जिसने क्लैंप किया हुआ है उसने जो है ना बैक साइड से जो पॉलीमरेज है उसको होल्ड किया हुआ है ताकि वो जीनोम को पकड़ के रखे. ठीक है, ये डोनट शेप जो आपको नजर आ रही है बीटा सब यूनिट की, ये एक तरह से इसका रोल ये है कि ये जो आपके पास पोलीमरेज 3 है उसको होल्ड ऑन करे जीनोम उसके डीएनए के ऊपर और वो उसको रिलीज ना कर सके. ठीक है, प्रॉपर उसकी ग्रिप करने के लिए जीनोम पे ये इंपॉर्टेंट है. और इस तरह से न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स है वो शो हुए हैं इसमें. ठीक है, ओके. तो अब हम जब देखते हैं कि जो यूकैरियोट्स के जो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, ठीक है, अभी हमने बात की प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेजेस की, नाउ लेट्स सी कि डीएनए पॉलीमरेजेस जो यूकैरियोट्स के वो कैसे किस किस टाइप के हैं. तो यहाँ भी आपको डिफरेंट नोमेनक्लेचर मिलेगा, अल्फा, बीटा, सिग्मा, ईटा वगैरह. तो आप इसमें ये देखते हैं कि फिर इनका पर्पस क्या है. ठीक है, जो जिस तरह से हमने प्रोकैरियोट्स के केस में पढ़ा था कि सबसे पहले आपको जो है वो रिकग्निशन के लिए एंजाइम चाहिए, फिर प्राइमर सिंथेसिस के लिए चाहिए, फिर डीएनए रिपेयर के लिए चाहिए, पोलीमराइजेशन के लिए चाहिए. ठीक है, तो वो उन सारी स्टेजेस के लिए आपको यूकैरियोट्स में भी जो है ना ये चाहिए, एंजाइम्स चाहिए या प्रोटीन्स चाहिए. तो ये इनकी डिटेल सब लिखी हुई है, अगर आप इसको गो थ्रू हो सकते हैं. आप देखते हैं कि प्राइमेज एंजाइम जो है, ठीक है,
यूकैरियोट्स के केस में इसको डीएनए जी कह रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका फंक्शन वो सारा वैसा ही है जैसा कि प्रोकैरियोट्स के केस में होता है, ठीक है। सो प्राइमेज इज एबल टू सिंथेसाइज प्राइमर्स यूजिंग फ्री एनटीपीज, ठीक है, डीएनटीपीज नहीं, क्योंकि आरएनए प्राइमर है तो आपको एनटीपीज चाहिए as the substrate and the single-stranded DNA as the template. So primers are short RNA fragments of several decades of nucleotides long. ये 20 बेस पेयर भी हो सकते हैं, 30 बेस पेयर लॉन्ग भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होती ज़्यादा लेंथ इनकी। अच्छा, सो अब देखते हैं, अगर इस फिगर में डीएनए टेम्पलेट शो किया, प्राइमेज एंजाइम जो है वो टेम्पलेट को देखते हुए आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज कर देगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास जो है ना पिंक में जो है न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा, जो कि प्राइमर के साथ ही एक्चुअली उसकी जॉइनिंग हुई भी होगी, और लेटर ऑन प्राइमर्स जो है वो रिमूव होंगे, तो हम देख लेंगे। So basically what is the purpose of these primers? They actually provide the free 3' OH group to react with the alpha phosphate atom of the DNTP to form phosphodiester bond. So primase DNA B and DNA C and an origin they form a primosome complex at the initiation phase. ठीक है, जिस तरह से बताया था मैंने आपके कि सारे जो मोलेकुलर प्रोसेस हैं वो 3 बेसिक स्टेजेस में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं ना, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो इनिशिएशन फेज के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं वो आप देख सकते हैं कि प्राइमेज है, डीएनए बी है, सी है, और ये पूरा एक प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स है, उसको हम कह रहे हैं। मैम ये जो डीएनए सी है ये क्या है? आप ये पीछे मैंने आपको पढ़ने को इसीलिए दिया था कि आप लोग इस चीज़ को पढ़ लें तो आपको ये समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास इन्होंने जो नॉमेनक्लेचर शो किए हुए हैं ना, वो डिफरेंट अभी आप अगली स्लाइड देखेंगे उसके अंदर आ जाएगा कि आप डीएनए सी जो है वो किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब आप देखते हैं, फिर प्लस आप जब मैकेनिज्म देखेंगे ना तो फिर उसके बाद और डिटेल में आपके पास सामने आ जाएगा कि क्या इन सब के फंक्शन क्या है और काम क्या क्या करें। सो आपके पास ये सारे जो है प्रोटीन्स ये ओरिजिन पे आके इकट्ठे होते हैं और इनको प्राइमोसोम कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अब हेलिकेज एंजाइम जिसको आप डीएनए बी भी कहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि बजाय से कि आप ए, बी और सी में कंफ्यूज हो, आप जो इनके एंजाइम के जो फंक्शंस है ना आप उनको उस रेफरेंस से ही याद कर लें। जैसे पोलीमरेज को पोलीमरेज ही कहेंगे ऑफ कोर्स, फिर जो हेलिकेज है उसको कर लें, प्राइमेज को प्राइमेज कह दें, ठीक है। तो क्योंकि ये ए बी सी वाले थोड़े से जो है ना वो होते हैं कंफ्यूजिंग, फिर प्रोकैरियोट्स के देखने पड़े हैं, तो इससे बेहतर है कि आप इनको एंजाइम के जो जनरल उनके फंक्शनल जो फीचर है उसके रेफरेंस पे ही कर लें। अब हेलिकेज का पता है आपको कि इट ओपन्स अप द डीएनए, ठीक है ना, और अब ये हेलिकेज जो है वो ओपन करता है बट इट नीड्स द हेल्प ऑफ डीएनए ए एंड डीएनए सी प्रोटीन्स, ठीक है। और इसी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, अब ये मेंटेन कर रही है अगेन डीएनए को कि वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, ठीक है, ताकि वो डीएनए डबल स्टैंड ना हो जाए और फिर ये कि जो न्यूक्लियसेस हैं वो उस पर अटैक ना कर सकें, ठीक है। इसी तरह से टोपोआइसोमरेसेस हैं और आपको आइडिया है कि वो क्या कर रहे होते हैं। इन फिगर्स में आगे इन्होंने शो किया हुआ है, मैं इसको रिपीट नहीं करी क्योंकि हमें ऑलरेडी इनका पता है चीज़ों का, ठीक है। सिर्फ ये कि टोपोआइसोमरेज 1 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टोपोआइसोमरेज 1 जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ओमेगा प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स। So it cuts a phosphodiester bond on one DNA strand and it rotates the broken DNA freely around the other strand to relax the constraint and reseal the cut. और topoisomerase 2 जिसको कि प्रोकैरियोट्स में गायरेज भी कहते हैं, ठीक है, it cuts both of the strands, it releases the supercoiled strand and reforms the phosphodiester bond and it needs the ATP. अगर आप फिगर देखते हैं जो स्लाइड 42 पर है तो आपको पता चल जाएगा कि DNA containing one positive supercoil, अगर आप उसकी डायरेक्शन देखते हैं जो ऊपर जो डीएनए शो किया हुआ उसका एक, तो वो एक उसके पास पॉजिटिव सुपरकॉइल है, ठीक है। अब ये कि यू ऑल नो कि डीएनए को नेगेटिव सुपरकॉइल फॉर्म में होना चाहिए, तो जो टोपो 2 या गायरेज है दैट विल बी यूजिंग एटीपी और वो क्या करेगा, कट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, और कट प्रोड्यूस करने के बाद उसको रोटेट करेगा पूरा इस तरह से कि अब जो नेक्स्ट वाली फिगर अब नीचे नजर आ रही है आपको उसमें डीएनए में नेगेटिव उसकी डायरेक्शन चूंकि चेंज होगी तो वो नेगेटिव सुपरकॉइल उसमें बन जाएगा। तो इस तरह से इनका मैकेनिज्म जो है वो होता है। अच्छा, उसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम है जिसका फंक्शन है कि ये ज्वाइन करे जो ब्रोकन फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड्स हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जब लैगिंग स्ट्रैंड के बहुत सारे प्राइमर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो आरएनए प्राइमर्स हैं तो आरएनए प्राइमर तो रिमूव होने चाहिए बिकॉज दे आर नॉट डीएनए, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने के बाद
जो एडजॉइनिंग फ्रैगमेंट्स होते हैं उनमें उनको आपस में ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक निक प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे आप ब्रोकन फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं। सो लाइगेज एंजाइम एक्चुअली कम्स एंड इट सील्स दैट निक, ठीक है, या दो एडजेसेंट जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड्स होते हैं उनको वो ज्वाइन करता है, ठीक है ना। इट ज्वाइन by joining the 3' OH of one DNA strand to the 5' phosphate of another DNA strand. So sealing the nick in the process of replication, repairing, recombination and splicing, ठीक है। यानी जिस भी प्रोसेस के अंदर आपके पास फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होता है, तो उसको सील करने के लिए या उसको दोबारा से इसकी सिंथेसिस के लिए आपको लाइगेज एंजाइम से उसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। एंड यू कैन सी द प्रोसेसेस वेयर इट कैन बी हेल्पफुल। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, कोई और समझ नहीं आया तो। मैम जो पॉलीमरेज 3 के केस में इलोंगेशन जो करता है, अगर उसकी लिमिट रीच हो जाती है रेप्लिकेशन कंप्लीट होने से पहले, तो क्या दोबारा नया पॉलीमरेज आके अटैच होगा? जी हो सकता है, नया भी हो सकता है और वो दोबारा भी हो सकता है। ओके, ठीक है। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि एक दफा में ना, जब ये अपने सबस्ट्रेट को इसने पकड़ लिया ना, डीएनए को अटैच कर लिया, तो अब वो काम शुरू कर देगा अपना। जब इसकी लिमिट रीच हो जाएगी तो फिर ये डिसोसिएट हो जाएगा, फिर कोई दूसरा भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोबारा से डीएनए को अटैच करेगा और फिर से जो है आगे कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। ओके मैम। और आप खुद सोचेंगे। जी जी मैम आप बता दीजिए। सॉरी, अच्छा मैं ये कहती कि अगर आप उसी टेबल पे देखें ना, जो स्लाइड 23 पे है, कि पोलीमरेज 1 एंड पोलीमरेज 2 जो है, आप देखें कि उनका जो पोलीमराइजेशन रेट है वो भी स्लो है, और उनकी जो प्रोसेसिव नेचर है वो भी ये शो करती है कि ये सूटेबल जो है ना उसी प्रोसेस के लिए, जैसे पर्टिकुलरली डीएनए रिपेयर के प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि डीएनए रिपेयर में आपको इतने हाई स्पीड का एंजाइम चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो कहीं कहीं पे जिनोम में जहाँ जहाँ जिनोम में कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको उसी रेफरेंस पे वैसा ही एंजाइम चाहिए जो कि वहाँ पे करेक्शंस कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर आपके पास ये वाले सूटेबल एंजाइम हैं। ओके मैम। आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी बोलें। मैम, आरएनए प्राइमर्स जब रिलीज होते हैं, एक तो आरएनए प्राइमर्स को डीएनए पॉलीमरेज 1 रिलीज करता है ना एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के तौर पे, वही करता है। जी जी। तो मैम जो निक्स फिर प्रोड्यूस होते हैं उनको मैम फिल अप भी डीएनए पॉलीमरेज 1 ही करता है या नहीं, फिर वो कोई 2 या 3 करता है? लाइगेज करता है ना मैम लाइगेज तो अटैच जोड़ेगा ना दो, एक के फॉस्फेट और दूसरे के OH को, बट मैम जो निक्स जो गैप्स आते हैं, नहीं गैप्स, क्योंकि आरएनए प्राइमर निकलेगा तो जी 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 जो पोलीमरेज 1 है ना वो गैप फिल कर सकता है ना, ठीक है। तो जो 2 है वो भी गैप फिल कर सकता है, क्योंकि वो उसको आप देख सकते हैं कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स वो ऐड कर सकता है, ठीक है। तो वो गैप वो फिल करेंगे जो आरएनए रिमूव होने के बाद बनेगा। लेकिन ये है कि जो आखिरी 1-2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना वो रह सकते हैं। मतलब आप देखें ना कि खुद सोचें, इमेजिन करें, बल्कि आपको मैं फिगर दिखाती हूँ जहाँ पे वो शो हो रहा था, लाइगेज वाला ये कुछ शो हो रहा है ना। हाँ, ये अगर देखिए 33 स्लाइड पे ना, कि डीएनए टेम्पलेट है, अब वो प्राइमर ब्लू कलर का बन गया वहाँ पे, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसने प्राइमर से एक्सटेंड कर दिया आगे, लेकिन अब जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें जगह जगह हमारे पास हैं ये प्राइमर्स हैं, ठीक है। तो वो सारे प्राइमर्स जब रिमूव होंगे तो क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे से बन जाएंगे गैप्स ना। ये स्लाइड 16 पे जो फिगर है ना लास्ट में, उसमें आप देख लें अगर, तो ब्लू कलर के जो प्राइमर्स हैं जब वो रिमूव हो जाएंगे ना, तो आप सोचिए 10 या 20-30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग पैचेस होंगे जिन्हें फिल करना जरूरी होगा। तो वो वाला काम जो है वो 1 और 2 एंजाइम कर सकते हैं मोस्टली, अगर 1 करेगा तो। और उसके बाद लेकिन ये होगा कि जो लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना वो आपस में शायद ना जुड़ सकें, उनको फिर जोड़ने के लिए वो निक रह जाएगी ना, ब्रोकन फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड, उसको ज्वाइन करने के लिए फिर लाइगेज एंजाइम काम करेगा। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन था इस पार्ट तक? मैम जी मैम, ये जो प्रूफ रीडिंग होगी और मैम ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3' to 5' होगी, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे मैम? ये
मैम जो आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, जो आरएनए प्राइमर्स हैं, उनको पॉलीमरेजेस रिमूव करेंगे रेप्लिकेशन, मतलब जब हो जाएगी जो आरएनए प्राइमर्स को हमने रिमूव करवाना है। जी जी हाँ जी ठीक है, क्योंकि वो मैम साथ मेरा ये में जी बोलें। मैम वो जो रेप्लिकेशन फॉल्ट थी, अगर वो हाँ डायग्राम दिखा। अच्छा ये नो मैम वो जो ऊपर था, जिसमें वो 2 स्ट्रैंड एक ऊपर दिखाया था कि अच्छा प्रोकैरियोट्स में कैसे जी जी होता है। यस ये मैम ये वाला। मैम हाँ इसमें जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें दिखा रहे हैं कि रेप्लिकेशन फॉल्ट खुल रही है दोनों साइड से, और जी वो बाई जी डायरेक्शनल, मतलब के ऑपोजिट साइड पे वो आ रहे हैं, और जो जी नीचे वाला एक साइड से खुल रही है, पर नीचे वाले की नहीं ये हाँ डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। ऊपर डायरेक्शन ऑपोजिट भी है, और वो क्या कहते हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रही है। असल में ये इस फिगर में आपको सिर्फ ये शो किया है कि रेप्लिकेशन होती बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, वो होगी बाई डायरेक्शनल ही। आपको सिर्फ यूनि डायरेक्शनल का की फिगर दी हुई है कि आप सिर्फ ये समझ लें कि यूनि डायरेक्शनल हो तो उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल ही होती है कि आप एक दफा जब प्रोसेस शुरू हो गया ना, ठीक है, तो वो दोनों स्ट्रैंड्स जो है ना वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। आप इसको जब मैं आपको इसमें अगली फिगर दिखाती हूँ, एक जहाँ पे अब यूकैरियोट्स के ये देखें ना, अगर आप यहाँ पे जो स्लाइड है 13 पे, आप अगर यहाँ पे देखते हैं ना, तो आप ये देखें कि जो रेप्लिकेशन बबल्स बन रहे हैं ना, वो एक राइट साइड पे मूव करके जाएगा, दूसरा भी जाएगा, फिर जो थोड़ी डिस्टेंस से दूसरा रेप्लिकेशन बबल बन रहा है उसमें भी इसी तरह से स्टार्ट होगी, और फिर एक साइड से आने वाला जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो दूसरी तरफ से आने वाले के साथ फ्यूज करेगा, जिसे बबल फ्यूजन ऑफ बबल्स कह रहे हैं हम, और उसके बाद फिर ये सेपरेट हो जाएंगे और ओपन होंगे ना, ठीक है। तो मैम ये जो यूनि डायरेक्शनल होती है ये किस केस में होती है? नहीं, रेप्लिकेशन जो है वो होगी बाई डायरेक्शनल, ये आपको सिर्फ शो किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। मैम जब रेप्लिकेशन के बाद आप प्राइमर्स रिमूव कर देते हैं तो उस तरह से तो जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है उसकी तो लेंथ शॉर्टर होती है ना एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। नहीं, ये प्रॉब्लम आता है टीलोमर्स के ऊपर। जो आपका पूरा क्रोमोसोम अगर आप देखते हैं ना, तो क्रोमोसोम के जो टीलोमर्स एंड्स होते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन जो सेंट्रल रीजन है वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आता, वहां पे शॉर्टनिंग नहीं होती। शॉर्टनिंग वाला प्रोसेस इश्यू हो सकता है टीलोमर्स पे, जिसको हम पढ़ेंगे कि एंड रेप्लिकेशन जो है वो कैसे होती है, उसका इश्यू कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। ठीक है। Okay, so now let's see that how this replication process actually maintains the fidelity, ठीक है। We all know that replication is based on the principle of base pairing, and it's crucial to the high accuracy of the genetic information transfer. So enzymes actually use two mechanisms to ensure कि replication जो fidelity हो उसकी ना। First है they proofread and real time correction, और second है base selection। इसका मतलब है कि जो बेसिस हैं उनकी सिलेक्शन बड़े प्रॉपर तरीके से होती है एंजाइम की एक्टिव साइट में, ठीक है। आप सिर्फ ये देखें कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, जो भी न्यूली आपका इनकमिंग डीएनटीपी है उसने एक्टिव साइट में जो है वो एंटर होना है, और उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो उसकी फॉर्मेशन उस एंजाइम की एक्टिव साइट में होनी है, ठीक है। तो अब एंजाइम जो है पॉलीमरेजेस जो है ये कैसे मेंटेन करते हैं, इन्हें कैसे पता चलता है कि जो करेक्ट बेस पेयरिंग है वो हो गई है या नहीं हुई? व्हाट डू यू थिंक? कोई आंसर दे सकता है मुझे इसका? ज्योमेट्री में चेंजेस आ जाती है इनकी, लाइक एक्टिव साइट ठीक से बाइंड नहीं होता। कौन बोल रहे हैं? फातिमा बोल रही हैं आप? फातिमा फयाज? यस मैम। हाँ, फिर बोलें, रिपीट करें जरा प्लीज। मैम इनकी लाइक जब कोई ऐसा अटैच हो जाता है जो कि प्रॉपर उसके साइड पे नहीं, तो इनकी ज्योमेट्री में चेंजेस आ जाती हैं, उस फॉर्म में नहीं आती इनके एक्टिव साइट्स में।
जिसकी वजह से फिर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आके उसको वहां से कट करके रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह दूसरा हमारे पास डालता है न्यूक्लियोटाइड। मतलब जी। मैम ज्योमेट्री ओवरऑल कंफर्मेशन चेंजेस आ जाती हैं कुछ इसमें। ठीक है, ठीक है। ओके, सो प्रूफ रीडिंग एंड करेक्शन जो वो कैसे हो रही है? डीएनए पॉलीमरेज 1 हैज द फंक्शन टू करेक्ट the mismatched nucleotides, right? It identifies the mismatched nucleotide, removes it using the 3' to 5' exonuclease activity and add a correct base and it continues the replication. ठीक है? अब इसका पूरा it identifies the mismatch, उसको remove करता है, identify कर लिया, remove कर लिया और फिर उसके बाद उसने correct वाला add किया, इस तरह से उसने कंटिन्यू कर दिया प्रोसेस। ठीक है, अब इस फिगर के अंदर भी ये शो कर रहा है कि जो पॉलीमरेज 1 है उसके अंदर दोनों एक्टिविटीज हैं। ठीक है ना, ये प्राइमर को भी कट कर सकता है और उसके बाद एक्सरसाइज कर सकता है जो म्यूटेटेड सेगमेंट है, अगर जिसका मैच सही नहीं हो रहा ना, यानी जो टेम्पलेट को देखते हुए कि टेम्पलेट में अगर ए है तो उसने जी लगा दिया है तो वो उसको रिमूव कर सकता है फिर। ठीक है, अच्छा अब ये कि कैसे इंश्योर हो रही है फाइडेलिटी। Organism survival depends on accurate genome duplication. ठीक है ना, a mistake in DNA replication results in a permanent mutation in the genetic material and the possible elimination of cell's progeny. तो E. coli के अंदर आप देखें कि कितना हाई रेट है फाइडेलिटी का, यानी इनफाइडेलिटी बहुत ही लो है। So in E. coli the chance of incorrect nucleotide incorporation is less 10 raised to the power -9, less than 10 raised to the power -9. So that means that fewer than 1 out of billion nucleotides. So the genome of E. coli actually contains 4 into 10⁶ nucleotides pairs, and thus this error rate corresponds less than 1 nucleotide alteration for every 100 replication cycles. आप देख लेंगे कितना उसको हाई लेवल है जिससे फेथफुली उसको हम मेंटेन करते हैं। So ensuring fidelity कैसे ये हो रही है? Infidelity is detected based on the chemical conformation of nucleotide pairs. अगर आप फिगर को देखें जो कि स्लाइड 49 पर है, आपके पास 2 पेयर्स शो किए हैं, टॉप में TA और CG और लोअर में CA और CA और TG। ठीक है, आप देखें कि इनके बॉन्ड एंगल्स का कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ओवरऑल बॉन्ड एंगल कन्फर्मेशन और जो ज्योमेट्री बनती है करेक्ट न्यूक्लियोटाइड के पेयर से, वो जो इनकरेक्ट अगर एक्टिव साइट में जाता है तो वो बहुत चेंज होती है और मिसअलाइन होती है। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली इट डिस्क्रिमिनेट्स अमंग 4 डिफरेंट प्रिकर्सर्स एज दे मूव इन एंड आउट ऑफ द एक्टिव साइट. Only 2 of them forms a proper geometric fit with the template, producing an AT or GC base pair that fits in the enzyme's active site. अगर आप इस फिगर पे देखते हैं जो नेक्स्ट मैं शो कर रही हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कैसे है। डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली यूजेस अ सिंगल एक्टिव साइट टू कैटालाइज डीएनए सिंथेसिस। आप फिगर में देखें जो A है उसमें करेक्ट बेस पेयर शो किया हुआ है। ठीक है, आप देखिए कि टेम्पलेट है, G शो हो रहा है, फिर जो प्राइमर शो हो रहा है उसमें उसका C है। अब प्राइमर का जो C न्यूक्लियोटाइड है उसका जो OH ग्रुप है वो क्या करता है, इनकमिंग DNTP जो T है बेसिकली। ठीक है, और जो टेम्पलेट है उसमें A है आपके पास, तो T जो है T और A के साथ जो उसकी नाइट्रोजनस बेसिस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वहाँ बना रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो ओवरऑल ज्योमेट्रिक फिट है इसका और इसकी जो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस है OH के साथ वो ऐसा है कि OH उसको ईजिली अटैक कर सकता है फॉस्फेट को। ठीक है, और फिर आप देखते हैं कि जो अल्फा फॉस्फेट है उसका वो अटैक हुआ उस पर, और जो बीटा और गामा है वो इनऑर्गेनिक PPI करके वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इनकरेक्ट बेस पेयर एंटर हुआ है, ठीक है, यानी आपके पास टेम्पलेट में A था और अगर A ही ऐड हो गया है एक्टिव साइट में, तो अब क्या होगा, क्योंकि उसका ओवरऑल जो ज्योमेट्री और कन्फर्मेशन है एक्टिव साइट में वो अब डिफरेंट हो गई है, तो क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका डिस्टेंस इतना है कि जो OH है वो उसको अल्फा फॉस्फेट को अटैक नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से वो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। और फिर जब यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन जो है नहीं हो पाता तो सिस्टम जो एंजाइम है वो हॉल्ट कर देता है, यानी उसका जो आप कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन रेट स्टॉप कर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो रिमूव होता है जो इनकमिंग DNTP होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो एक्टिव साइट है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है कि जो आपके पास NTP है और DNTP, इन दोनों के बीच में ना RNTP और DNTP दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। उसके लिए क्या होता है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसमें डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब वो डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड क्या करता है, अगर आप देखें कि टेम्पलेट में आपके पास
DNTP एंटर हुआ है, ठीक है, G था टेम्पलेट में और C जो था इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड था, तो चूंकि ये करेक्ट बेस पेयरिंग है, ये DNTP है, तो डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड जो है वो इस ओवरऑल रिएक्शन को फेवरेबल करेगा। लेकिन अगर RNTP ऐड हो जाता है, सेकंड जो B फिगर है उसमें, तो आप देखें कि जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, राइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, उसमें OH एडिशनल होता है ना, ठीक है, सब रिमेंबर करें RNA DNA का डिफरेंस जो है, OH एडिशनल जो आपके पास शुगर उसमें अटैच हुआ है, उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है और ओवरऑल कॉन्फर्मेशन और ज्योमेट्री जो है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होती कि वो बॉन्ड बन सके इधर, ठीक है। तो इस तरह से एंजाइम के एक्टिव साइट में रियल टाइम में आपके पास जो है वो प्रूफ रीडिंग होती है, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द करेक्ट बॉन्ड एंगल्स एंड ज्योमेट्री एंड कॉन्फर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब उसमें होता है कि a large conformational change occurring on a millisecond time scale locks the correct nucleotide at the active site but promotes the release of mismatched nucleotide. The positions along the reaction coordinate that decide the yield of the reaction yield of the reaction are not determined by the chemical step. Rather, the initial steps of weak substrate binding and protein conformational transition significantly enrich the yield of a reaction with the correct substrate, whereas the same steps actually diminish the reaction probability of an incorrect substrate. इसका मतलब क्या है कि जो कन्फर्मेशनल चेंज हो रही है ना, वो मिली सेकेंड्स में या उससे भी कम टाइम पे होती है। तो जब करेक्ट न्यूक्लियोटाइड एंटर होता है एक्टिव साइट में, तो जो कन्फर्मेशनल चेंज है वो सफिशिएंट होती है कि न्यूक्लियोटाइड लॉक हो जाए वहाँ पे और उसकी जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस वो हो जाए। लेकिन अगर जो इनकरेक्ट आता है तो उससे क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के, वो एक्चुअली डिटर्मिन करते हैं, क्योंकि वो इनिशियल स्टेप्स ही डिटर्मिन कर लेते हैं कि अब ये बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, एंगल गलत हो रहा है, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो फिर क्या होता है कि वो रिलीज कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। So, if incoming nucleotide is correct, the conformational change occurs in which the polymerase rotates, gripping the incoming nucleotide. And if the newly formed base pair exhibits improper geometry, the active site cannot achieve the conformation required for catalysis, and the incorrect nucleotide is not incorporated. So, in contrast, if the base pair exhibit proper geometry, the incoming nucleotide is covalently linked to the end of the growing strand. So, despite this mechanism, incorrect base pairing sometimes occur, like one time for every 10 raised power to 5 to 6 nucleotides. So polymerase 3' to 5' exonuclease activity takes care of mismatched bases, and this can happen right after misincorporation or later on mismatch repair. अब यह है कि जो पोलीमरेज की 3 to 5 एक्टिविटी होती है ना, वो रीडिटेक्ट कर लेती है। जैसे ही वो अटैच कर देता है ना, बाई चांस अगर वो कर भी देता है, तो क्या करता है कि वो फौरन या तो उसको ठीक कर लेता है, या फिर ये होता है कि जब मिसमैच रिपेयर के एंजाइम भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं ना डीएनए रिपेयर के, तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं, वो उसको ठीक कर लेते हैं। सो ओवरऑल यू कैन से दैट देयर आर 3 mechanisms to ensure accurate replication, ठीक है, accurate selection of nucleotides, immediate proofreading, and then post replicative mismatch repair. यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है ना रेप्लिकेशन का, ये कंप्लीट हो गया। तो अब कोई क्वेश्चन? ये जो स्लाइड 13 पे फिगर है, ये साया नजर आ रही है मैम? 12 खुली हुई है। 12 मैम 13 ही यस मैम। अब आ रही है 13? मैम नजर आ रही। यस आप मैम। देखें, एक स्ट्रैंड जो पिंक जिसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस हो रही है, और जो लीडिंग लीडिंग है, और जो लैगिंग है जिससे ब्लू सिंथेसिस हो रही है न्यूली वाले की, ठीक है। आप देखें कि पूरा लूप बना, जो येलो सर्कल है वो पॉलीमरेज है, ठीक है, ये पूरी उसकी जो प्रोटीन है यानी कॉम्प्लेक्स है पूरा, और उसमें देखिए कि ब्लू कलर ग्रीन कलर का प्राइमर बना है, और फिर जो ब्लू कलर की सिंथेसिस है वो आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड की जो डॉटर उसकी सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। मैंने आपके जो खैर ये स्लाइड सारी शेयर कर दी थी ना, पार्ट 2 भी शेयर किया हुआ है, इसमें ये रेप्लिकेशन के लिए एक वीडियो है, आप इसको देखें तो उसके अंदर आपको और अच्छा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर पूरा वो लूप बनाता है हर दफा आफ्टर एवरी 1000 और 2000, या फिर यूकैरियोट्स के केस में स्मॉलर साइज के लूप्स बनते हैं,
लूप बना के तो क्या करता है वो उसकी डायरेक्शन सीधी होके सामने आ जाती है, वहां पे फिर एग्जैक्टली जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है ना वो स्ट्रेट हो जाती है 5 to 3 ही, क्योंकि एंजाइम जो है वो उल्टा काम नहीं कर सकता। यहाँ पे एंजाइम ने अपनी एक ही डायरेक्शन रखनी है। डीएनए को फिर जो लैगिंग वाले का टेम्पलेट डीएनए है उसका लूप बना के तो उसको स्ट्रेट प्रेजेंट किया जाता है ताकि उसका जो सिंगल स्ट्रैंड है उस पर प्राइमर दोबारा से लगे। तो इसीलिए फिर लैगिंग स्ट्रैंड पे आप देखते हैं मल्टीपल जगहों पे काफी सारे प्राइमर्स आते हैं, ठीक है। प्राइमर फिर वो एक्सटेंड होते हैं, उसके बाद फिर अगला लूप बनता है, वो फिर नया प्राइमर लगता है, फिर एक्सटेंड होता है। लेकिन दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उन पे जो इसकी सिंथेसिस है ना डायरेक्शन भी सेम होती है और फिर टाइम भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं। अभी बहुत सारी रिसर्च चाहिए इस चीज को भी अच्छा अंडरस्टैंड करने के लिए कि डायरेक्शन जो स्पीड है ना रेप्लिकेशन की वो दोनों स्ट्रैंड पे ऑलमोस्ट सेम होती है। ये अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज को मिस कर जाते हैं या इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उनके ख्याल में यही होता है कि एक तरफ उल्टी साइड पे जा रहा है दूसरी तरफ उधर जा रहा है। अगर ये सारा होता तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस की कोऑर्डिनेशन बड़ी मुश्किल हो जाती। क्लियर हो गया ये? यस मैम। मैम एक बार दोबारा असेंबली बता दें। ये साया अब आप समझाएं। मैम आपने ये बताया कि जो है वो एंटी पैरेलल काम नहीं कर रहे थे। बेसिकली दिखने में तो यही आता है कि जो है वो ये एंटी पैरेलल है, बट ये यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में लूप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो लूप जो है वो जब बनते हैं तो लूप बन के बिल्कुल इसके सामने ही जिस तरह लीडिंग स्ट्रैंड काम कर रहा है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम का जो है वो अटैच हो रहते हैं डीएनटीपीस। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह जो है वो प्राइमर्स लगते हैं और जब लूप बन के उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके सामने आता है तो वो उसी तरह 3 प्राइम पे एंड के जो OH ग्रुप है वहाँ पर अगली न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट अटैच होके वो फिर इस तरह पॉलीमराइजेशन करता रहता है और जब वो इसने कंप्लीट हो जाना होता है तो ये दोबारा से लूप जो है वो खत्म होता है और ये इसकी डायरेक्शन सामने आती है। तो वो जब सामने आती है तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हुई होती है जी। और हर जिस तरह बताया ना अभी आपने पिछली वाली जो था लेक्चर उसमें पढ़ा था जो पार्ट है रेप्लिकेशन का कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें यूकैरियोट्स में छोटे साइज के फ्रैगमेंट्स बनते हैं और जो प्रोकैरियोट्स है उसमें बड़े साइज के फ्रैगमेंट्स बनते हैं लूप्स के हवाले से। तो वो उसकी रीज़न भी यही होती है कि जितना लूप का साइज बनता है ना वो उस हवाले से फिर जो है ना उसको पूरा बड़ा भी बन सकता है छोटा भी बन सकता है, लेकिन एक ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड साइज ही होता है उसका दोनों के केस में ना, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। तो हर टाइम उसको इसी तरह से लूप बना के पूरा। मैम दूसरा यूकैरियोट्स में मल्टीपल जगह पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई होती है ना। जी जी तो ये भी एक फैक्ट है कि इसलिए जो है वो मल्टीपल जगह पे रेप्लिकेशन एक एट टाइम स्टार्ट हुई होती है, तो इसलिए जब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं और वो फिर बाद में लाइगेज उन्हें अटैच कर देता है। जी जी। तो ये वीडियो जो है ना आप जरूर प्लीज देखिएगा, जो पार्ट 2 है रेप्लिकेशन का ना प्रेजेंटेशन, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है। मैम गायरेज का एक दफा फंक्शन जरा रिपीट कर दीजिएगा। गायरेज ने तो देखो जो पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, जो 2' है ये गायरेज है, और उसने दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद इसकी एक्टिव साइट में उसको कैप्चर करके तो उसको ना पूरा रोटेट करना है। जिस तरह के डायरेक्शन का प्रॉब्लम हमें रेप्लिकेशन में आता है लैगिंग स्ट्रैंड के लिए, तो इसी तरह से जो आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपरकॉइलिंग है उसका भी मेन फीचर यही बनता है कि आपने जीनोम को रखना या नेगेटिव सुपरकॉइलिंग की फॉर्म में ही मेंटेन करना है, ठीक है। तो जब वो पॉजिटिव जब ओपन होता है रेप्लिकेशन के लिए या फिर दूसरे प्रोसेसेस के लिए, तो उसकी जो ओवर बाउंडिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग में यानी ओवर बाउंड हो गया तो पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग फॉर्म में चला जाता है। फिर क्या होता है गायरेज एंड टोपोआइसोमरेसिस ये उसको कट करते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स को। फिर क्या करते हैं उनको रोटेट इस तरह करते हैं कि अब उनके जो पहले पॉजिटिव थे तब वो नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन का ही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो उसको पूरा रोटेट करके तो फिर दोबारा से सील कर देते हैं या बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, तो अब उसकी डायरेक्शन ठीक हो जाती है, यानी नेगेटिव सुपरकॉइल में आ जाता है। तो चूंकि वहां भी ये पूरा उसको रोटेट कर देता है, और यहाँ जो रेप्लिकेशन में लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर है उसकी डायरेक्शन यानी 5 to 3 ही करने के लिए, ठीक है, पूरा उसका लूप बना के तो सामने, ठीक है, पूरा रोटेट करके तो एक दफा लेके आता है। तो कोई भी चीज जिसको आप पूरा जो है ना वो चेंज कर लेते हैं पूरा 360, तो उसकी डायरेक्शन
उल्टी हो यस मैम, जाती है। यानी वो निक ठीक है प्रोड्यूस करके पूरा उसे बबल शेप बना देता है। जी, पूरा बना के तो सामने ले आता है, तो वो सीधा हो गया, वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया। ठीक है।